आपल्या ज्या पहिल्या वक्त्या आहेत तर त्या शेफाली गर्ग मॅडम आहेत. तर त्यांना मी इथे आमंत्रित करतो आणि विनंती करतो की त्यांनी आपला परिचय देऊन व्याख्यानाला सुरुवात करावी। मैडम, आप मराठी में बात करेंगे या हिंदी में? अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। सर, मुझे हिंदी आती है, मराठी नहीं आती है। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो आप हिंदी में बात करेंगे, अपना आप परिचय दीजिए और फिर अपनी बात शुरू कीजिए। जी नमस्कार। ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ से मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आप सभी सम्मानीय सदस्यों का, राजेश मंडोर जी का और सबसे पहले मेरे गुरु प्रोफेसर अनिल मित्रा जी को प्रणाम करती हूँ और सादर आभार प्रकट करती हूँ। हमारा जो ट्रस्ट है उसका काम ही यही है कि हम समाज में एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो भी मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं, हम समाज को एस्ट्रोलॉजी का एक वैज्ञानिक चेहरा दिखा सके। जितना भी अंधविश्वास है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको एक साइंस के रूप में सामने लाएं कि एस्ट्रोलॉजी एक लाइफ मैप है, हम उसका इस्तेमाल करें और अपने आप को अपना बेहतर वर्जन बना सकें। और इसीलिए आज मुझे टॉपिक भी यही दिया गया है कि ज्योतिष एक विज्ञान कैसे है। तो मैं अपनी चर्चा शुरू करती हूँ। आज हम समझते हैं कि ज्योतिष के पीछे वैज्ञानिक पहलू क्या है। सबसे पहले प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, जो हम सभी एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट करते हैं कि आपके साथ फला तारीख को ये होना है या ये होगा, इस विधा को प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इसमें हम मनुष्यों तथा पृथ्वी पर ग्रहों और तारों के पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों का अध्ययन करते हैं, यानी जिनसे हमें ये पता चले कि हम पर किस तरह का प्रभाव प्लैनेट्स दे रहे हैं। अब प्लैनेट्स ये प्रभाव हम पर कैसे देते हैं, इतनी दूर बैठे हुए सूर्य और चंद्रमा कैसे हमें इफेक्ट करते हैं, इसको एक ब्रीफ में हम समझते हैं कि कैसे। दरअसल हम उन ग्रहों और तारों का हिस्सा हैं जो हमें घेरे हुए हैं। हमारा सबसे गहरा और निकटतम संबंध हमारे अपने सौर मंडल से। हम पृथ्वी पर रहते हैं और सूर्य, चंद्रमा सहित 5 ग्रह और 2 छाया ग्रहों का हम पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून के हमसे बहुत दूर होने के कारण और बहुत स्लो मूविंग होने के कारण हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारी गैलेक्सी में सन एक पावर हाउस का काम करता है, यानी कि वो ऊर्जा का मेन स्रोत है। वो अपनी जो रश्मियां है, प्रकाश है, पूरी गैलेक्सी में इक्वली सबको दे रहे हैं। तो अपने अपने ऑर्बिट पर जितने ग्रह मूव कर रहे हैं उन पर भी यह प्रभाव सूर्य का इक्वली जा रहा है। सभी ग्रह सूर्य की 7 किरणों में से एक के लिए परावर्तक या रिफ्लेक्टर का काम करते हैं, यानी कि किसी एक खास कारण की वजह से सभी ग्रह 6 रंगों को तो अपने में से गुजर जाने देते हैं या समा जाने देते हैं, पर एक रंग को वो वापस रिफ्लेक्ट या रिजेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से वो ग्रह उस रंग का दिखाई पड़ता है। जैसे कि मार्स रेड रंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, वहीं मरकरी ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। और यही एक कारण है। क्या मेरी आवाज अच्छी है? क्या मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है? आ रही है मैडम। यस। तो खास कारण वजह से वो प्लैनेट्स अलग कलर के दिखाई देते हैं और हमको प्रभाव भी वो अलग अलग पड़ता है। तो ये हुआ इसका एस्ट्रोनॉमिकल रीजन। अब यदि हम इसको बायोलॉजी के फॉर्म में समझें तो 5 तत्व, अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश, इसमें हम सभी तरह के अणु, सभी तरह के परमाणु, सभी तरह की गैसेस, सभी तरह के लिक्विड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि हम 5 भौतिक तत्वों में सभी तरह की भौतिक तत्वों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारा शरीर उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है जिनसे ग्रह और नक्षत्र बने। हमारे शरीर के तत्व ग्रहों और नक्षत्रों के जो तत्वों के सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण पर प्रतिक्रिया देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे।
जैसे कि अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, हम सबको पता है, पर वो सबको अलग अलग प्रभावित करती है। जैसे कि आप हिल्स पे जाएं, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी प्लेन्स के मुकाबले। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की नेचर अलग है, उसकी प्लेसमेंट अलग है। ठीक इसी प्रकार ग्रहों का और नक्षत्रों की जो ऊर्जा हम पर आ रही है, हर व्यक्ति उससे अलग अलग तरीके से प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की नेचर अलग है, उसकी प्लेसमेंट अलग। व्यक्ति की प्लेसमेंट से मेरा मतलब है कि व्यक्ति 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में किस डिग्री एंगल पर प्लैनेट के साथ बैठा है, या हम कहें तो किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे बैठा है। और ये प्रभाव एक ग्रह का नहीं, समग्र रूप से सभी ग्रहों का पड़ना है। तो हम यदि कहें कि गैलेक्सी फोर्स हमारे विचारों को नियंत्रित करती है, जो हमारे कार्यों को निर्देशित करते हैं। इसका मतलब यह सीधा है कि हम जन्म के समय मिलने वाली विशेषताओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और फ्री विल के अकॉर्डिंगली उसको बदल भी सकते हैं। मानव शरीर में इन तत्वों के अलावा, भौतिक तत्वों के अलावा एक और चीज होती है, चेतना या आत्मा। कोई भी विज्ञान आज तक आत्मा को समझ नहीं कर पाया है। यह एक मानव शरीर का चमत्कार है। यदि इन शॉर्ट में हमें अब साइंस में समझना हो, तो ग्रहों और तारों का हम पर प्रभाव या तो ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में से एक या दोनों के कारण पड़ता है। तो ये हमने आज समझा कि प्लैनेट्स का हम पर कैसे असर आया। अब हम समझते हैं कि जब हम सभी एस्ट्रोलॉजर्स ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये 12 भाव हैं, जैसे एक चकोर डब्बा बना रहता है, इसमें आपकी पूरी जिंदगी है, ये आपकी कुंडली है, इसके पीछे का क्या विज्ञान है। तो उससे पहले मैं 1-2 लाइनें आपको ब्रीफ करना चाहूंगी कि हमारे ऋषि मुनियों का और बहुत ज्योतिष को लिखने में और बहुत से मकसद के साथ सबसे मेन लक्ष्य यही था कि हम उस लाइफ मैप को समझें, हम क्या कैरी फॉरवर्ड लेके आए हैं और हम उन चीजों को कंप्लीट कर सकें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो वो उसका कुछ ना कुछ लोगों से कुछ लेने का संबंध, कुछ देने का संबंध बाकी रह जाता है, जो उसे नेक्स्ट लाइफ में कंप्लीट करना पड़ता है। और हम जो भी कार्य करते हैं इस जिंदगी में, सब कुछ उसके पीछे कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और जब ये सारे रीजन, सारे कारण खत्म हो जाते हैं, तो व्यक्ति इस लाइफ साइकिल से बाहर निकल जाता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुंडली के 12 भाव बनाए थे या जो 12 बॉक्सेस बनाए हैं, उसमें हमारी जिंदगी का हर रिश्ता, हर संबंध, पूरी लाइफ की एक एक दिन की घटनाएं अब समझते हैं कि उसके पीछे क्या विज्ञान है। मतलब मैं इसको एक बहुत शॉर्ट और आसान कहानी के रूप में समझाऊंगी, ताकि हमें हमेशा याद रहे और मेमोराइज रहे, हम भूलें नहीं। जैसे कि 12 भाव बनते हैं हमारी जिंदगी के, हम उनसे प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बॉडी बनती है, उसका शरीर बनता है, उसका दिमाग बनता है। अभी उसमें और कुछ नहीं है, पर वो शारीरिक संरचना को लेकर जन्म लेता है। वो बनता है आपका लग्न, यानी आपका प्रथम भाव। जब उस बच्चे ने जन्म ले लिया तो वो जाता है अपनी फैमिली के हाथ में। सभी डॉक्टर्स दे देते हैं कि अब उनका कुटुंब उसको संभालेगा। उसका कुटुंब उसको क्या करता है? उसको खिलाता है, उसको समझाता है, उसको सिखाता है, उसको धीरे धीरे बड़ा करता है। उसकी प्राइमरी एजुकेशन हम देखते हैं दूसरे भाव से, यानी कि जब बच्चा जन्म लेने के बाद अपनी फैमिली में आ गया तो वो बन गया हमारा दूसरा भाव। दूसरे भाव में हमने प्राइमरी एजुकेशन देखी, जो हमारी टेस्टिंग जो तरीका था खाने का, स्वाद का, वो डेवलपमेंट हो गई हमारे सेकंड भाव। हमने बोलना चालना सीख लिया सेकंड भाव में। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बड़ा होने के साथ वो आया समाज में, उसने देखा अड़ोस पड़ोस निकल कर, यानी अब आ गया वो तीसरे भाव में। अड़ोस पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, मुझे कैसे बोलना चाहिए, लोगों को कैसे इंप्रेस करना चाहिए, वो चीजें देखते हैं हम तीसरे भाव से। उसके छोटे भाई बहन आ गए उससे आने वाले, यानी कि वो बन गया हमारा थर्ड हाउस। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो रहा है, उसको अब समझ में आ रही है जमीन जायदाद, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा सामान है, तो बन गया उसका चतुर्थ भाव, जिसको हम कहते हैं सुख भाव। उसको माँ की अहमियत समझ में आई।
बन गया हमारा 4th हाउस। 4th हाउस हम देखते हैं माँ, उसके सुख, उसकी ज्वेलरी, उसकी एजुकेशन, मतलब अब और बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ी, तो बन गया हमारा 4th भाव। अब वो बहुत उसमें क्षमता आ गई, उसको चीजों की समझ आने लगी धीरे धीरे, तो उसका माइंड जो है वो डेवलप हो रहा है, पढ़ाई वो सीख रहा है, 12th तक की एजुकेशन बच्चे ने ले ली। उसके बाद उसमें आई मनन करने की शक्ति। अब वो सोच रहा है जिंदगी के और एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, पढ़ाई कर ली, सुख सामान से देख लिया, अब बन गया हमारा 5म भाव। 5म भाव लग्जरी का है, एजुकेशन का है। यहाँ बच्चे ने बहुत सोचा कि मेरी बौद्धिक क्षमता और बेहतर कैसे बन सकती है, मैं अपने आप को पॉलिश कैसे करूं, ये बना मेरा 5म भाव। अब जब उसने अपने ज्ञान को निखारना शुरू किया, अपनी क्वालिटीज को बेहतर करना शुरू किया, तो उसमें भावना आई कंपटीशन की, यानी हाउस ऑफ कंपटीशन, हमारा 6ठा भाव। हमें अब दुनिया से लड़ना है, हमें अपने आप को बेस्ट बनाना है। अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए हमने दूसरों की सर्विस इस्तेमाल की, यानी हमारे जो नौकर चाकर हैं वो हम देखते हैं 6ठे भाव से, जो हमने पेट पाले वो हम देखते हैं 6ठे भाव से। आगे बढ़ने के लिए हमने कोई चीज अपनाई है, कोई लोन लिए हैं, वो हम देखते हैं 6ठे भाव से। अब बच्चा आगे बढ़ गया, जॉब में आ गया, सर्विस में आ गया, तो अब उसको जरूरत पड़ी एक साथी। यदि बिजनेस करना है एक अच्छे मेच्योर लेवल पे, तो एक पार्टनर की, तो बन गया हमारा 7म भाव। 7म भाव तक हमारी जिंदगी एक उत्तरार्ध तक हम आ गए, यानी कि अब हम एक पार्टनर भी मिल गया है, अब हम उस अकेलेपन में भी नहीं, पर जिंदगी तो नाम है उतार और चढ़ाव। तो अब जब इतना अच्छा अच्छा हो रहा था, तो कुछ ऑब्स्टेकल भी आएंगी, कुछ अड़चने आएंगी, बन गया हमारा 8म भाव, ऑब्स्टेकल का भाव, अचानक आने वाली हर्डल्स का भाव। अब जैसा कि आप सभी जानते हो, उस हर्डल से निकलने के लिए हमें जरूरत किसकी है, भाग्य की, यानी हमारा भाग्य भाव, 9वां भाव, हमारे पिताजी के सपोर्ट की, जिनसे हम उन प्रॉब्लम से बाहर आ सके, आने वाली मुश्किलों से हमारा भाग्य हमको बाहर लेके जा रहा है। भाग्य ने जिंदगी में कितना साथ देना, हमने कितनी बड़ी बड़ी यात्राएं करनी, वो बताएगा मेरा 9वां भाव। उसके बाद अब भाग्य का भी साथ मिल गया, जिंदगी की सीख भी मुझे मिलने लगी, तो मैं आई अपने कर्म भाव पर, 10म भाव बन गया। वो मेरे कर्म का भाव है, कैसा मैं काम करूंगी, किस तरह का काम करूंगी जिंदगी में, किस तरह के एनवायरनमेंट में काम करूंगी, कौन से प्लैनेट्स मुझे ऊर्जा दे रहे हैं, मैं स्लो मूविंग होंगी, मैं काम में बहुत एनर्जी लगाने वाली हूँ, मुझे काम ठीक से मिलेगा भी या नहीं करने को, ये बताएगा मेरा 10म। अब भाग्य और मेरी मेहनत से मुझे मिलना क्या है, मतलब इस जिंदगी में जो भी मिलना है वो लाभ भाव से, हाउस ऑफ गेन मेरा बना 11दश भाव, कि मुझे अब जब प्रॉफिट भी मिल गया, अब पूरी जिंदगी का एक सर्कल मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने काम भी कर लिया, मैंने भाग्य भी ले लिया, लाभ भी ले लिया, अब जिंदगी में बहुत सी चीज बची, सबसे इंपॉर्टेंट मोक्ष भाव। यहाँ पर आकर, या क्योंकि ये जिंदगी से बाहर जाने का भाव है, उस सर्कल से निकलने का भाव है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हॉस्पिटलाइजेशन, जो आपके कर्म बच गए हैं वहीं खत्म हो गए, हम देखते हैं अकेलापन, हम देखते हैं विदेश जाना, इस यहाँ से निकल के सर्कल से दूसरे सर्कल में बच्चा चला गया। तो ये बने मेरे कुंडली के 12 भाव, इसी 12 भाव में पूरी जिंदगी हमारी छुपी है, और हमारे ऋषि मुनियों का इन 12 भावों की साइंस को समझाने का मतलब ही यही था कि हम समझें कि हम क्या कैरी फॉरवर्ड लेकर आए हैं और हमें उसे कंप्लीट कैसे करना है। मैं अपनी बात का अंत बहुत लंबा नहीं खींचूंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि ना ही कोई बहुत लंबा टाइम तक सुन सकता है किसी बात को, उसकी ग्रेस्पिंग पावर थक जाती है। तो मैं अपनी लाइनों को एक दो लाइनों में खत्म करती हूँ कि किसको क्या मिलेगा ये मुकद्दर की बात है, किसको क्या मिलेगा ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात। ये कुंडली बनाने के पीछे एक लक्ष्य यही था, हमें कोशिश करनी है अपने आप को अपना बेहतर वर्जन बनाने की। और मैं यहाँ मौजूद सभी एस्ट्रोलॉजर से यह रिक्वेस्ट भी करूंगी कि हम ज्योतिष को एक लाइफ मैप की तरह इस्तेमाल खुद भी करें और लोगों की भी हेल्प करें, क्योंकि यदि हमें कुदरत ने इस काम की समझ दी है
कि हमें ये पता चल रहा है कि ये कुंडली मेरी इस तरह की एनर्जी को लेकर आई है, तो मैं अपने आप को मोल्ड करूं, बेहतर बना सकूं। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो। धन्यवाद। जी सर। हेलो। हेलो। जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था मेरा। कोई बहुत बात नहीं अच्छा सर, एक्सप्लेन किया आपने। शुक्रिया।